घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर से बात होगी कोरोना की, संकट काल, इस संक्रमण काल, इस आपदा आपातकाल की। और रोज मैं आपको आंकड़े बता रहा। आज भी लगातार चौथे दिन 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए। 4,03,738 लोग, 4,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में वो हार गए, अंतिम सांस ले ली 4,092 लोगों ने। और ये अब रोज एक आंकड़े की कहानी हो गई है। रोज आपको आंकड़े बताए जा रहे हैं और 1 महीने से ज्यादा हो गया है हम लगातार सवाल कर रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से। मैं व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। व्यवस्था यह बेमानी शब्द है। व्यवस्था का मतलब कोई जिम्मेदार नहीं। हम सवाल उठा रहे हैं, यह बेड की कमी क्यों है, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही, वेंटिलेटर क्यों उपलब्ध नहीं है, दवाइयों की कालाबाजारी क्यों हो रही है, एम्बुलेंस में मनमाफिक लूट क्यों मचा रखी है, आपदा में अवसर क्यों तलाशे जा रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं, ये आज भी मौजू हैं। लेकिन आज मैं एक बड़ी साधारण सी, बड़ी सामान्य सी, कॉमन सेंस की बात आपसे करने वाला हूं। यह कोरोना घर बैठे बैठे तो नहीं आपको संक्रमित करता है। यह तो हवा के जरिए संक्रमण फैलता है। यानी कि आप मेल मिलाप करेंगे, लोगों का मिलना जुलना होगा, आवाजाही होगी, तो ही संक्रमण फैलेगा। यह तो एक वैज्ञानिक सत्य है। तो इसे रोकने के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब आप संक्रमित होंगे। लेकिन इस संक्रमण की चेन को ब्रेक करना, इसे तोड़ने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। Are we missing the woods for the trees? 8वीं 10वीं बार अंग्रेजी का यह फ्रेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। पेड़ गिन रहे हैं, जंगल की बात ही नहीं हो रही। पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो पहला लॉकडाउन लगाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 21 दिन का युद्ध है। ये 21 दिन महाभारत चला था और हम इसे 21 दिन में जीत जाएंगे। एक लॉकडाउन लगा, दूसरा लॉकडाउन लगा, तीसरा लॉकडाउन लगा और नैरेटिव भी बदला। सबसे पहले कहा गया जान है तो जहान है, जिंदगी बचाना प्राथमिकता थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लॉकडाउन में आगे बढ़े तो परेशानियां भी हुई। मजदूरों का हाल आपने देखा, कोई पैदल, कोई ऑटो में, कोई साइकिल पर अपने बीमार बाप को एक बहादुर बेटी ले गई। कोई इतना थक गया, कोई क्या 16 मजदूर इतने थक गए कि रेलवे पटरी पर ही सो गए, कट गए, मौत हो गई। कोई दिल्ली से ग्वालियर जा रहा था, आगरा के नजदीक दिल का दौरा पड़ गया। एक 12 साल की लड़की आंध्र से छत्तीसगढ़ अपने गांव जा रही थी, 8 किलोमीटर दूर रह गई थी, 12 साल की बच्ची थी और उसने दम तोड़ दिया था। वो मंजर भी हमने देखा।
तो जान और जहान के बीच एक संतुलन बनाने की बात भी की गई। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, मैं आपको एक टाइमलाइन अलग अलग राज्यों की स्थिति क्या है वो आपको दिखाता हूं, बताता हूं। दिल्ली में अब 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यह तीसरी चौथी बार है। उत्तर प्रदेश में भी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में 24 मई तक लॉकडाउन है, कर्नाटक में भी 24 मई तक, केरल में 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, गोवा में 15 दिन का कोरोना कर्फ्यू, कहीं लॉकडाउन, कहीं कर्फ्यू, कहीं वीकेंड लॉकडाउन, कहीं एक्सटेंडेड कर्फ्यू, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 16 मई तक लॉकडाउन है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा में बंदिशें लगा दी गई हैं। पंजाब, राजस्थान में भी पाबंदियां हैं। तो मतलब लॉकडाउन है भी और लॉकडाउन नहीं भी है। क्या हम आर्थिक नुकसान के चलते खुलकर लॉकडाउन लगाने से गुरेज कर रहे हैं क्या? अब यहां पर एक विदेशी एक्सपर्ट है, फॉरमोस्ट एक्सपर्ट है दुनिया में कोरोना से लड़ाई में, डॉक्टर फाउची, अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार भी हैं इस मामले में। और उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि देखिए भारत में 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाइए, वही महाभारत वाली बात, 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाइए, तभी यह चेन ब्रेक होगी और आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन अनिश्चित काल का लॉकडाउन की पैरवी नहीं की जा रही है। उन्होंने यह साफ किया 21 दिन में इतना नुकसान नहीं होगा कि आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त हो जाएगा, चरमरा जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, कितने लोगों की जान जाए, थोड़ा आर्थिक नुकसान उठा सकते हैं, ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं। पर ये तो डॉक्टर फाउची हैं, विदेशी एक्सपर्ट हैं। आजकल एक मानस देश में यह भी है कि विदेशी क्या बताएंगे हमें हमारे देश के बारे में। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया है और केंद्र सरकार को घेरा है, खास स्वास्थ्य मंत्रालय को, कि आपका मतलब केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय नींद से जागें, कोरोना संकट में आ रही चुनौतियों का सामना करें। हम 20 दिन से लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाइए, लेकिन सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। आईएमए आरोप लगा रहा है कि फैसलों का जमीनी स्तर से कोई लेना देना ही नहीं है, जो फैसले लिए जा रहे हैं। अलग अलग लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला, कहीं लॉकडाउन, कहीं कर्फ्यू, कहीं जी वीकेंड में बंदिशें, पाबंदियां, इससे कुछ नहीं होगा। क्लियर कट पॉलिसी की जरूरत है। यह हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1928 में जो स्थापित हुई थी, उनका बयान है। लेकिन इस पर कोई तरजीह, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, बावजूद इसके कि सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन, कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा, उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि तीसरी लहर भी आ सकती है। यह बात और है कि वैज्ञानिक सलाहकार साहब, राघवन साहब, यह नहीं बता पाए कि दूसरी लहर आने वाली है। हम तो मुतमईन हो गए थे जनवरी, फरवरी, मार्च में आस्था का मेला और लोकतंत्र के मेले की तैयारियां हो रही थी, चुनावों की तैयारियां हो रही थी। तब किसी ने रेड फ्लैग नहीं किया, लाल झंडी नहीं दिखाई कि दूसरी लहर आ रही है। अब वो कह रहे हैं तीसरी लहर आ सकती है। उसके बाद थोड़ा सा बयान में तरमीम की, रफू करने की कोशिश की कि नहीं, कदम उठा लिए तो तीसरी लहर नहीं आएगी। पर क्या हम कदम उठा रहे हैं? पहले बयान सुनिए डॉक्टर राघवन का। May not happen in all the places or indeed anywhere at all.
It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts, and in the cities everywhere. This insidious asymptomatic transmission can be stopped if we follow the guidance. A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. तो मतलब वो तो आएगी, तो पर तैयारी कर ली तो नहीं भी आएगी। पर जो हम ये तथाकथित लॉकडाउन लगा भी रहे हैं, उनके क्या असरात हैं? पूरे देश में तो नहीं है। अब दिल्ली में एक हफ्ते जब लॉकडाउन और बढ़ाया तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि और सख्ती बरती जाएगी। अब मेट्रो सेवाएं भी बंद होंगी। अब ये देखिए, कहने को लॉकडाउन, दिल्ली में मेट्रो सेवाएं चल रही थी, तो ये लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन के नाम का मजाक है। पर केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि 26 दिन बाद दिल्ली में सबसे कम 13,336 केस आए, यानी कि चेन कुछ ब्रेक होती दिखी है लॉकडाउन लगाने से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी 17 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है उन्होंने भी इसे बढ़ाया है। पहले 8 अप्रैल को 500 से ज्यादा केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा था, फिर 17 अप्रैल को पूरे राज्य में रविवार का लॉकडाउन हुआ था, 20 को शनिवार रविवार का लॉकडाउन अनाउंस किया गया 20 अप्रैल को, 30 अप्रैल को वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाकर 6 मई तक किया गया, और फिर 10 दिन और बढ़ा दिया गया। अब 17 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। तो केसेस तो कम हो रहे हैं, तो हम गुरेज क्यों कर रहे हैं? नुकसान होगा, जान का नुकसान ज्यादा जरूरी है उसको कंट्रोल करना, या जहान का नुकसान ना हो जाए, यह हमारी प्राथमिकता है। और 21 दिन, यह एक्सपर्ट की राय के तौर पर मैं कह रहा हूं, 14 दिन करिए, 21 दिन कीजिए, उससे संक्रमण की चेन ब्रेक होगी क्या? अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। फिर सवाल, आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है, और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा 8 दिन के अंदर 77,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पॉजिटिव जो केस आए थे कोरोना के, वह 24 अप्रैल को 38,000 आए थे। धीरे धीरे करके केस कम होते गए, और आज प्रदेश के अंदर कुल 23,000 पॉजिटिव केस आए हैं। रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी काफ़ी कम हुई है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि थोड़ा और सख्त किया जाएगा, इतनी मुलायम तरीके से कह रहे हैं, बड़ा और सख्त किया जाएगा। कौन रोक रहा है? सख्ती की तो जरूरत होगी ना। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राज्य राज्य लॉकडाउन, कहां है लॉकडाउन? लॉकडाउन है भी, अभी भी हम मुलायम होते दिख रहे हैं। किस लिए, किसके लिए? और जान है तो जहान है। जहान पर ज्यादा फिक्रमंद हैं क्या हम? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, आईएएस अफसर रह चुकी हैं, वरिष्ठ नौकरशाह रह चुकी हैं, अपराजिता सारंगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता,
वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री, सिद्धार्थ सिंह, लॉकडाउन के इकोनॉमिक कॉस्ट की भी मैं बात करने वाला हूं और हमारे पास तजुर्बा है पिछले साल का। मेरे साथ प्रोफेसर प्रदीप सेठ हैं, वायरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, हेड थे माइक्रोबायोलॉजी के एम्स में, देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और डॉक्टर यतिन मेहता, चेयरमैन हैं क्रिटिकल केयर के मेदांता मेडिसिटी में। तो डॉक्टर यतिन मेहता, मेरा सवाल बड़ा क्लियर है, ये लॉकडाउन को लेकर हाइड एंड सीक क्यों खेल रहे हैं? छुपम छुपाई हो रही है क्या? छुप छुप कर कोरोना के खिलाफ हम लॉकडाउन कर रहे हैं क्या? क्लियर पॉलिसी क्यों नहीं है हमारी? संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये हाफ हार्टेड लॉकडाउन से तो कुछ काम होना नहीं है। इस दिन में लॉकडाउन नहीं और रात को लॉकडाउन और मेट्रो में लॉकडाउन नहीं और बसेस में लॉकडाउन, ये तो नहीं चलेगा। इसलिए ये हालांकि अलग अलग राज्य में जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है या कम हो रहे हैं नंबर, वो अलग है, फिर भी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि वायरस समझता है फेडरल स्ट्रक्चर क्या है। इसलिए मेरे हिसाब से इसमें 15 दिन की बात है। वो जो भी बिटर पिल है हम लोगों को निगलनी पड़ेगी, दवाई जो है कड़वी दवाई, और जो भी इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं उसको सरकार एब्जॉर्ब करे, और 15 दिन का मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन नेशनल होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन है, हरियाणा में नहीं है, गुड़गांव में नहीं है, इसे तो फिर वायरस तो क्रॉस करेगा ना। ये तो लोग इधर से उधर से जाते हैं सब जगह। नहीं, और ये अपने आप में ये कौन सी रणनीति है डॉक्टर यतिन मेहता कि दिल्ली में अभी केसेस ज्यादा आ गए जी, लॉकडाउन, महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस आ गए, अब लॉकडाउन। अरे ये प्रीएम्प्टिव स्टेप है ना, हमें इस कोरोना, इस दैत्य से, इस राक्षस वायरस से 2 कदम आगे चलना होगा ना, कि इंतजार करेंगे जी अच्छा उस राज्य में नहीं है तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, अब ये आ गया तो अब लॉकडाउन करते हैं। ये तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत चुगने का इंतजार हो रहा है क्या? और डॉक्टर एंथनी फॉची ने भी अभी इंटरव्यू में बोला था कि हिज सजेशन है कि 15 दिन तक इंडिया में अगर पूरा लॉकडाउन हुआ तो हो सकता है कि चेन को ब्रेक करें, उस दरमियान हम अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई और हेल्थ केयर फैसिलिटीज थोड़ी सॉलिडिफाई करें और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एग्रेसिवली फॉलो करें, तो हो सकता है हम इसको तोड़ सकें। नहीं, वो अवर्जन है ना, विदेशी सलाहकार कुछ बोले हैं कि अरे विदेशी क्या सिखाएंगे, पर यहां तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रही है कि केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय नींद से जागे। 20 दिन हो गए हमें संपूर्ण लॉकडाउन की वकालत करते हुए, कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। और इसमें पैंडेमिक एक्ट में सरकार को सारे सेंटर को वो कर लेना चाहिए और स्टेट को बाकी जो करते रहे ऑब्जेक्ट वो करते रहे, कोई बात नहीं। क्योंकि इस वक्त सब मुश्किल में है और सब समझते हैं, सबको साथ में बैठ के डिसीजन ले लेना चाहिए जिससे कोई राजनीतिक इसका फायदा ना उठाए और 15 दिन का जो बिटर पिल है वो सॉल्व करके आगे बढ़े। प्रोफेसर प्रदीप सेठ, इसमें देखिए साइंटिफिक डेटा जो होता है, जो एविडेंस हमें मिलते हैं, वो अलग अलग आपको एनालिसिस आप कर सकते हैं, लेकिन क्या लॉकडाउन को लेकर ये इतना कंफ्यूजिंग है या हमें अलग अलग डेटा, अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि उसको लेकर अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है? देखिए, एक चीज आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि लॉकडाउन की एक आवश्यकता है हमारे देश में और वो लॉकडाउन होना चाहिए। क्यों? लॉकडाउन से ही चेन टूटेगी। आपको भी याद है कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था उसी से चेन टूटी थी, उसी से चेन टूटी। बहुत जरूरी है वो करना। अब बाकी चीजें तो अगर 3 हफ्ते का भी हो, दैट इज मेरे ख्याल से वो काफी सफिशिएंट है। मैं आपको एक छोटी सी इसमें चीज सुनाता हूं। महाभारत में जब उसने अश्वत्थामा ने अपना वो अस्त्र चलाया था तो श्री कृष्ण ने सबको कहा था अपने हथियार फेंक करके हाथ जोड़कर चुपचाप घर पे बैठ जाओ, कुछ नहीं करो, अपने आप ये चला जाएगा। और 3 हफ्ते के लिए उन्होंने कहा था वो, और जल्दी से जल्दी वो 10 दिन में ही चला गया था वो। वही चीज आई थिंक वी शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर रेजिम। बहुत अकलमंदी की बात थी। वी रिक्वायर अ क्लियर थिंकर लाइक श्री कृष्ण इन अमंगस्ट अस। श्री कृष्ण की दरकार है आज की तारीख में देश को, आप ये कह रहे हैं।
पर यहां तो राज्यों को जिम्मेदारी दे दी गई है। और ये जो लॉकडाउन चल रहे हैं कि जी वीकेंड लॉकडाउन, चलो अब उसे बढ़ा देते हैं, अब थोड़ा और बढ़ा देते हैं, एविडेंस तो आ रहा है ना। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, मुंबई मॉडल में हमने देखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि यहां केसेस में कमी आ रही है। क्योंकि देखिए संक्रमण तो हवा से फैलता है ना, आपस में मेल जोल होगा, आर्थिक गतिविधियां होंगी, सामान्य जनजीवन चलेगा तो संक्रमण भी फैलेगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना डॉक्टर साहब समझने में। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जो सबसे ज्यादा संक्रमण होता है वो एसिम्प्टोमेटिक और प्री एसिम्प्टोमेटिक केसेस में होता है। 30 से 60% तक लोग जो जिनको लगता है हम बीमार नहीं, वो फैलाते हैं बीमारी, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहते हैं घर पे बैठिए, क्योंकि जब आप एक्सपोज नहीं होंगे तो आप नहीं फैलाएंगे बीमारी। अब वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मास्क लगा के घूमना बहुत जरूरी है। घूमना तो है ही नहीं, घर पे बैठिए। अब 3 हफ्ते करके देखिए, ये ना हो तो बात कहिएगा। अपराजिता सारंगी, सब एक्सपर्ट्स की राय ये है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हों, डॉक्टर प्रदीप सेठ हों, डॉक्टर यतिन मेहता हों, मैं डॉक्टर फाउची का जिक्र ही नहीं कर रहा, कि चेन को ब्रेक करना होगा। एक संपूर्ण लॉकडाउन की दरकार है इस वक्त। 4 लाख से ऊपर केसेस, चौथा दिन हो गया है लगातार, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। आज वस्तु स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि 10 राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन है और करीबन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। मेरा एक प्रश्न आप सबके समक्ष है। देखिए, किस राज्य में कौन से राजनीतिक दल की तरफ से सरकार चलाया जा रहा है, इस विषय में हम न बातचीत करें और नहीं सोचें। मेरा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, या फिर केंद्र शासित प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो वहां के मुख्य होते हैं। इन्हें किसने मना किया कि सख्ती के साथ, दृढ़ता के साथ एनफोर्समेंट अपने राज्य में न करें? मैं भुवनेश्वर की सांसद हूं, लोकसभा सांसद। उड़ीसा राज्य में 19 मई तक लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है। लेकिन अगर आप अभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह लोग चौराहे पर खड़े हैं, गाड़ियां जा रही हैं, सब कुछ नियमित चल रहा है। मेरा एक प्रश्न है, मुख्यमंत्री को किसने मना किया दृढ़ता के साथ न आने के लिए? अभी हमने केजरीवाल जी को सुना, मैं हतप्रभ रह गई। उन्होंने कहा इस बार हम सख्ती के साथ करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो मुख्य हैं, वो चाहें तो वो कर सकते हैं। देश के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रधानमंत्री जी अपराजिता, देश के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? के साथ चर्चा कर चुके हैं। मेरी बात सुने आप जी, आप मेरी बात सुने। हाँ हाँ, आप लोगों की बात मैंने सुनी, अब मेरी बात आप सुने। धैर्य रखें, संयम रखें, अभी संयम की जरूरत है। नहीं, संयम ही रख रहा है आम आदमी तो, और क्या कर रहा है? मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, और मैं आपको बताऊं कि सारे पूरी स्थिति पर नजर रखा जा रहा है। और उन्होंने कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी और उसकी मीटिंग की प्रोसीडिंग भी निकली थी, हमने भी देखा था, आपने भी पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स करो और जहां जहां जिस राज्य में इसकी जरूरत है आप लोग करें, और इसमें केंद्र सरकार पूरी सहायता देगी। और नेशनल तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गलत सलाह दे रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केंद्र सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को गलत सलाह दे रहा है। मैं बता रही हूं, मेरी बात संदीप जी पूरी नहीं हुई है। हाँ करिए ना, अभी बहुत वक्त है हमारे पास। पूरी नहीं हुई है। हाँ, वस्तु स्थिति पर नजर रखा जा रहा है। और अभी मैं आपको बता दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेंगे तो वो पारदर्शिता के साथ होगा और देशवासियों के हित में होगा। आप प्रधानमंत्री जी पर और केंद्र सरकार पर आस्था रखें। अभी बातचीत चल रही है और समीक्षा चल रही है। मैं नहीं कर रही हूं ये नहीं होगा, लेकिन मैं कह रही हूं कि अंतिम विकल्प होना चाहिए, और इसे प्रधानमंत्री जी ने खुद मुख्यमंत्रियों को कहा है। अंतिम विकल्प का इस्तेमाल कब किया जाएगा? कितने लोग संक्रमित होंगे रोज कि ये अंतिम विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? सख्ती के साथ। नहीं, अंतिम विकल्प का मतलब क्या? 8 लाख 10 लाख कितने रोजाना संक्रमण के केसेस कितने आने चाहिए कि अंतिम विकल्प लिया जाएगा? नहीं,
देखिए, एस्टीम्ड पैनलिस्ट को मैंने एक प्रश्न किया, आपको भी, कि आप इसका उत्तर मुझे दें। मुख्यमंत्रियों को किसने मना किया सख्ती के साथ पेश न आने के लिए? ये देखिए अपराजिता, होता क्या है, सवाल तो हमें पूछने चाहिए, सरकार आप हैं, चुना आपको था। जब सरकार ही सवाल पूछने लगे तो ये ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती। आपने चीफ एग्जीक्यूटिव शब्द का इस्तेमाल किया, राज्यों के मुख्यमंत्री चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अपने सूबों के, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देश का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? और पिछले साल जब 3 लॉकडाउन लगे थे और हमारे पास एपिडेमिक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो पिछले साल और इस साल में ऐसा क्या बदल गया कि अब राज्यों की जिम्मेदारी पर पिछले साल केंद्र जिम्मेदारी लेने को तैयार था? देखिए, सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इतनी बड़ी निष्पत्ति या इतना बड़ा निर्णय लिया जाता है, ये छोटा निर्णय नहीं है। बातचीत चल रही है, मैं कह रही हूं वस्तु स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, मैंने मना नहीं किया, लेकिन मैं कह रही हूं कि जिन जिन राज्यों में ये है वहां सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है, बस इतना ही कहना है। जहां जिसका केंद्र सरकार एपिडेमिक एक्ट, आपको नौकरशाह, आप जानती हैं कानूनों को मुझसे बेहतर, एपिडेमिक एक्ट या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? कौन रोक सकता है केंद्र सरकार को? पिछले साल किसी ने नहीं रोका। या नुकसान, कारोबारी नुकसान जहान जान पर भारी पड़ रहा है, सीधा सवाल है मेरा। नहीं, देखिए, जो देशवासियों के लिए सही होगा, जो देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए सही होगा, जो हम सब के लिए कल्याणकारी होगा, वैसा ही निर्णय प्रधानमंत्री जी लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है और मुझे लगता है आप सबको विश्वास होना चाहिए। मैं अब थोड़ा सा आपको आंकड़े बता दूं। 24 मार्च को पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो 519 केसेस थे भारत में, अपराजिता सारंगी। फिर 14 अप्रैल को जी दूसरा लॉकडाउन लगा तो 10,000 केसेस थे। फिर 3 मई को तीसरा लॉकडाउन लगा तो 40,000 केसेस थे। आज 4,03,738 केसेस हैं। अपराजिता, आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा कि 24 मार्च को 519 केस, जी 14 अप्रैल को 10,000 केस और 3 मई को तीसरे लॉकडाउन की जब घोषणा की गई लगभग 40,000 केस थे। आज हैं 4,03,738 केसेस। देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है, आंकड़े हम सबके पास हैं। 3,86,000 रिकवरी भी हुई है और मृत्यु दर भी कम रहा है, इसे भी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो बड़ा ही दुख होता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आंकड़ों से मुझे लगता है कोई राहत नहीं मिलती है। बहुत दुखद समय है। हम भरपूर हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा सरकार सो रही है, जाग जाए। मैं कहती हूँ मैंने नहीं कहा, आईएमए ने कहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो सोने का कहां सवाल है और उठने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है, ये मेरे शब्द नहीं है। जिसने भी कहा, जिसने भी नहीं, देश की प्रीमियर मेडिकल एसोसिएशन है वो, 1928 में स्थापित हुई थी। ये बिल्कुल गलत है। गलत कह रही है आईएमए। वो कह रहे हैं 20 दिन से हम बता रहे हैं सरकार को लगाइए लॉकडाउन। मैं उनको ही कह रही हूं, आपके माध्यम से कह रही हूं। तो मतलब आईएमए की सारे राज्यों में मुख्यमंत्रियों का भी काम है, जहां जहां उन्होंने लॉकडाउन लगाया है सख्ती बरतें। तो केंद्र सरकार का कोई काम नहीं, आप ये कह रही हैं। एक मिनट, रोहन गुप्ता, राज्य सरकारें लगाएं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से मैं कह दूं, हर एक सुझाव का हम समर्थन करते हैं। 20 दिन से कोई जवाब नहीं आया है। और आईएमए के भी सुझाव को हमने 20 दिन से सुझाव दे रहे हैं और निर्णय नहीं दृष्टि में रखा है और इस दिशा में निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकारों को पूरी छूट दे रखी है रोहन गुप्ता। तो राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाएं ना, सख्ती से लगाएं। वो उड़ीसा से सांसद हैं, उदाहरण दे रही हैं और सही बात है। मैं उत्तर प्रदेश में हूं, यहां पर खुलेआम सब सड़क पर घूम रहे हैं,
ये तो नाम मात्र का, ये लॉकडाउन की नौटंकी है दरअसल। बिल्कुल संदीप जी, देखिए पहली बात जो आपने कहा, आईएमए का जो स्टेटमेंट आया कि देश की सरकार सो रही है और जनता रो रही है, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि अब ये कोरोना की जो डिबेट है राजनीति से ऊपर चली गई है। क्यों? अगर सरकार सो नहीं रही होती तो मोदी जी जनवरी में कोरोना पे विजय घोषित नहीं करते। अगर सरकार नहीं सो रही होती तो मार्च महीने में हम लोग 6 करोड़ वैक्सीन का एक्सपोर्ट नहीं करते। अगर सरकार नहीं सो रही होती तो जो टास्क फोर्स है कोरोना की, वो अप्रैल तक नहीं, बार बार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिली, ऐसा नहीं होता। अगर सरकार नहीं सो रही होती, जो ऑक्सीजन का प्लानिंग करना चाहिए था वो हो गया। पर हम चर्चा अगर कर सरकार चुके हैं। नहीं सो रही राज्य होती, भी, तो रेमडेसिविर केंद्र का की तो एक्सपोर्ट जिम्मेदारी नहीं होता। है, वो मैं आ मैंने रहा हूं, बीजेपी से पूछा। उस पे आ रहा हूं मैं। नहीं, मैं आ रहा हूं रोहन उसी पे। गुप्ता, राज्य संदीप जी, आ रहा सरकारें हूं, मेरी सख्ती बात से को लॉकडाउन खत्म क्यों करने नहीं दीजिए। लागू करती? मैं आ रहा हूं। देखिए संदीप जी, हमको कोरोना को पूरे देश से भगाना है, किसी एक राज्य से नहीं भगाना है। और जैसे आपने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रधानमंत्री के पास पावर है, जो पहला लॉकडाउन हुआ था, सख्ती से अमल करना बहुत जरूरी है। जब तक इंटरस्टेट मूवमेंट होती रहेगी, एक राज्य में आंशिक लॉकडाउन है, बाजू के राज्यों में कंप्लीट लॉकडाउन है, वैसे नहीं हो सकता। आप रणनीति की जरूरत है। कोरोना को चेस करने से हम कोरोना को नहीं हरा सकते हैं। कोरोना को हमको पहले से प्रिएम्प्टिव मेजर करना पड़ेगा। पर लॉकडाउन लगाने से जो भयावह मंजर हमने देखा था, 1 मिनट रोहन, किस तरह से मजदूर सड़कों पर बिल्कुल भटकते घूम रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थी, बेरोजगारी की दर 28% तक पहुंच गई थी, धंधा बैठ गया था, ठप हो गया था। बिल्कुल, उस फैक्टर को क्या इग्नोर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बार बार पत्र लिख के कहा कि न्याय योजना या 6,000 रुपए हर काम आम आदमी की जेब में आप डालिए, क्योंकि इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी इतना जरूरी है। अगर हमको इसको हराना है, कोरोना को, जेनोम सीक्वेंसिंग की बात हो, लॉकडाउन की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो और इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात हो, ये चारों चीजों को एक रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति बना के केंद्र सरकार राज्य सरकार को गाइडलाइंस दे और राज्य सरकार अपने हिसाब से उसका इंप्लीमेंट करे। पर अगर रणनीति ही नहीं बनाएंगे, हम उसको चेस करके नहीं कर सकते। नहीं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना, यही हाल सबका है कि इस बार और सख्ती से लागू करेंगे। मैं आपको वही बोल रहा हूं, इस बात को उठा रही हैं अपराजिता। जब तक राष्ट्रीय लेवल पे उसको नहीं किया जाएगा, अपराजिता जी ने अपने स्टेट का एग्जांपल दिया, ये एक स्टेट की बात नहीं है, राष्ट्रीय तौर पे एक पॉलिसी होनी चाहिए। उसका इंप्लीमेंटेशन प्रधानमंत्री जी एनडीएमए का अध्यक्ष है, उसका जब तक कॉमन स्ट्रेटेजी जब तक नहीं होगी, चेस करने से कोरोना को नहीं हरा सकते हैं। हम ऑलरेडी गाड़ी को छोड़ चुके हैं पीछे। और जो लैंसेट ने कहा कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड क्राइसिस है ये हमारे देश पे, भूल जाइए जो हुआ। आगे क्या कर सकते हैं? सरकार को सुनना पड़ेगा, आईएमए को भी सुनना पड़ेगा, लैंसेट को भी सुनना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को भी सुनना पड़ेगा। प्रोफेसर आशीष झा, डॉक्टर आशीष झा ने कहा, जो हार्वर्ड से, उन्होंने कहा कि हम लोग ने पहले लॉकडाउन के बाद में जो कोताही बरती, उसके कारण हम बस पीछे चले गए। आज दूसरे लॉकडाउन, हमको मालूम ही नहीं था कि दूसरी वेव आने वाली है। अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे? अगर हमको लड़ना है, स्ट्रेटेजी सोची समझी, सबको सुनना पड़ेगा, हमको संवेदनशील होना पड़ेगा। ये सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं है संदीप जी, देश की जनता के पास 4 लाख केसेस आ रहे हैं, 4,000 लोग रोज मर रहे हैं, ये क्या तरीका है? अब आपको सुनना पड़ेगा। अभी अथॉरिटेटिव टाइम नहीं है, ये हम सबको मिला के, फेडरल हो, स्टेट को, राज्य को, सबको मिला के करना पड़ेगा। एक दूसरे पे दोषारोपण करने का समय चला गया है। कोरोना नहीं समझता है ना। डॉक्टर यतिन मेहता ने बिल्कुल सही कहा कि ये संघीय ढांचा भी है, अलग अलग राज्यों में दिक्कतें हैं, राज्य और केंद्र में दिक्कतें हैं। लेकिन सिद्धार्थ सिंह, एक बात, एक सेक्युलर ट्रेंड जो आ रही है, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो करना पड़ेगा, लॉकडाउन से ही चेन टूटेगी। तो वो फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो आर्थिक नुकसान, जो अर्थव्यवस्था का पहिया फिर से चलता जो दिख रहा है, वो फिर से जाम ना हो जाए? क्या यही सबसे बड़ी उलझन है? यही इस बड़े फैसले के आड़े आ रहा है क्या? संदीप, मुझे क्या लगता है कि जब आप नेशनल लॉकडाउन की बात करते हैं तो आप अगर कुछ दिन पहले जाएं, जब प्रधानमंत्री जी ने देश को जो है अपने संबोधन में कहा था कि हमें नेशनल लॉकडाउन से कोशिश करनी चाहिए, हमें बचना चाहिए। संदीप, जहां आप जैसे ही नेशनल लॉकडाउन की बात करते हैं तो भारत सरकार के ऊपर ओनस आ जाता है। संदीप, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कुछ हद तक, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ओन करनी पड़ेगी। तो वो तो करने के लिए ही तो चुनते हैं सरकारों को। सरकारों को किस लिए चुनते हैं? कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहे? नहीं संदीप, आपने बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप दुनिया में देखें, सरकारें
आज जहां पे भी वो कोविड-19 से लड़ रही हैं, उन्होंने अगर लॉकडाउन किया है, अपनी जनता को तेजी से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो साथ ही अपनी जनता को उन्होंने जो है किसी न किसी रूप से ऐसा इंश्योर किया है कि उनको जो है रिसोर्सेज की कमी ना हो। कैश बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को, आम जन को सरकारों ने दिया है। हमारे यहाँ भी कुछ तरह के इस तरह के जो है लास्ट ईयर इकोनॉमिक पैकेजेस आए थे आपके पास। बोलिए सिद्धार्थ, आप जारी रखिए। तो संदीप, बेसिक मुझे जो बात लगती है, और जो आप, एक तो है कि आपको ओनस तुरंत, अगर भारत सरकार आज नेशनल लॉकडाउन की आप बात करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। आपको पता है कि जब कोविड-19 आया था तभी हमारी इकोनॉमी की जो है हालत खराब थी और वो उसके बाद एकदम चरमरा गई है। तो एक रीजन ये है कि सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी है और सरकार कोशिश कर रही है कि अगर वो ये स्टेट लॉकडाउन, इस तरह के रीजनल लॉकडाउन से काम चल जाए तो किसी तरह से इससे हम आगे बढ़ जाएं। और नहीं, इसमें डॉक्टर फाउची ने जो सलाह दी ना सिद्धार्थ, वो, और ये तो हफ्ता भर हो चुका है, उनकी सलाह सार्वजनिक हो गई थी, वो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं 15 या 21 दिन के लॉकडाउन की बात कर रहा हूं। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा मेरे दर्शकों को कि आप 15 से 20 दिन का लॉकडाउन करते हैं तो $1-2 बिलियन का आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो ये मौतों का सिलसिला है, ये ऐसे ही चलता रहा या और भयावह रुख अख्तियार कर लिया तो $11-12 बिलियन तो कहीं नहीं गए, वो देश का नुकसान होगा सीधा सीधा। तो यहां हम छोटे नुकसान को झेलने के लिए तैयार होकर बड़े नुकसान को टाल दें, क्या ये अपने आप में ये भी एक परिस्थिति है, एक सवाल है जिसका जवाब हमें तलाशना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं संदीप बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फिर वही वापस बेसिक पॉइंट उठा रहा हूं कि अगर आप नेशनल लॉकडाउन करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी, आपको स्मॉल बिजनेसेस, आम जन, जो फिजिकली जो लोग बिजनेस करते थे, जो आज रेस्टोरेंट्स अभी आज की डेट में खुले हुए हैं, काम कर रहे हैं, आप नेशनल लॉकडाउन, एक स्ट्रिक्टर लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। आज आप जो कह रहे हैं कि लोग बाग आराम से आपको धड़ल्ले से दिख रहे हैं, लोग रोड पे घूम रहे हैं, मुझे लगता है संदीप वो एक जो लूज लॉकडाउन है, क्योंकि आप कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आपने चालू कर रखा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोग बेवजह भी घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्टेट्स को भी ये इंश्योर करना है, चूंकि भारत सरकार की तरफ से अभी उस मुस्तैदी से जो है इस तरह का कोई भी उनको भरोसा नहीं दिलाया जा रहा है कि आप बड़े पैमाने पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, जो इकोनॉमिक लॉसेज होंगे हम उसकी भरपाई करेंगे। तो मतलब संदीप, एक छोटा एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा और वहां पे उन्होंने बोला ना अभी 2 दिन पहले कि हम आपको जो है शराब घर पे मुहैया कराएंगे। वो क्यों कराएंगे? क्योंकि लिकर हम सबको मालूम है कि शराब सरकारों के लिए एक रेवेन्यू का बड़ा स्रोत है। छत्तीसगढ़ ने ये किया। सिद्धार्थ, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो पिछले साल हुआ कि जी मई में 20,97,000 करोड़ का एक तथाकथित राहत पैकेज की घोषणा करनी पड़ी, सरकार को पैसे खर्च करने पड़े, वो आज तक वो सिलसिला जारी है, क्या वो कदम उठाने पर सरकार मजबूर ना हो इसीलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है कि नहीं राहत देनी पड़ेगी, राहत पैकेज की घोषणा करनी पड़ेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने पड़ेंगे? अभी तो 5 किलो अनाज या चावल और 1 किलो दाल में काम चल रहा है, लोगों की जेब में पैसे भी देने पड़ सकते हैं, फिर से लॉकडाउन हुआ तो उससे परहेज कर रही है। मैं मानता हूं, मेरा एकदम ये इस बात में पूरा विश्वास है कि सरकार को, भारत सरकार को बिल्कुल ये लगता है कि अगर हम नेशनल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं जो है बड़े पैमाने पे लोगों को राहत प्रदान करनी पड़ेगी, और उस स्थिति इस समय ऐसी नहीं है। मतलब भारत सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो सामान्यतः आप उनको देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। हमने पिछले साल ही रिकॉर्ड जो है बाजार से कर्जा उठाया था, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जान की कोई कीमत नहीं। संदीप, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है। जान की कीमत नहीं है। नहीं, जान की कीमत है, तो वो इसीलिए भारत सरकार पीछे से धीरे धीरे चाह रही है कि स्टेट लॉकडाउन से काम चल जाए, हमें आगे ना आना पड़े, क्योंकि अगर हम आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं बड़े भाई की जिम्मेदारी बनेगी ना। अगर आप सेंट्रल रोल ऑक्युपाई करेंगे संदीप, तो आपको सेंट्रल रोल के रूप में कहीं ना कहीं आपको कुछ करते हुए भी दिखाई देना पड़ेगा ना। तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है क्या केंद्र सरकार? ये विश्लेषण कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह। अपराजिता, आप कुछ कहना भी चाह रही थी और इस सवाल का जवाब। देखिए, शासन और प्रशासन में बहुत परिपक्वता की जरूरत होती है।
हम जान को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और जहान को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जब किसी तरह का बड़ा निर्णय लिया जाता है तो सारे आयामों को देखा जाता है। हम भावनात्मक नहीं हो सकते हैं। इच्छा होती है भावनात्मक होने की, लेकिन जब बड़े निर्णय लेने होते हैं तो हम भावनात्मक नहीं हो सकते हैं। बहुत परिपक्वता के साथ निर्णय लेना पड़ता है। और अभी ये जो छोटे भाई और बड़े भाई की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर छोटे भाई अपना काम ढंग से करें और बड़े भाई पूरा सपोर्ट दें, इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है दृढ़ता के साथ हर राज्य में मुख्यमंत्री और प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश में लॉकडाउन लगाएं। दिक्कत क्या है? असुविधा कहां है? लेकिन मैंने मना नहीं किया। आगामी दिनों में केंद्र सरकार ठीक निष्पत्ति लेगी, ठीक निर्णय लेगी, सबकी बातों को सुन रही है, समीक्षा कर रही है, और जो सही होगा देशवासियों के हित में होगा वो होगा। लेकिन तो मेरा मतलब ये कहना है, पिछले साल जब आपने 3 लॉकडाउन का फैसला लिया पराजिता, तब आप भावनात्मक हो गए थे और ज्यादा परिपक्व नहीं थे। इस बार आप ना भावनात्मक हो रहे हैं और परिपक्वता से इस बार कोरोना से लड़ रहे हैं। देखिए संदीप जी, आप उस समय जो लॉकडाउन हुआ था और अभी जो स्थिति है इसकी तुलना न करें। देखिए उस समय हमें ज्ञात ही नहीं था कोरोना क्या है, जन सचेतनता का विकास ही नहीं हुआ था। हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना था। अभी हमें पता है कि हमें मास्क पहनना है, सामाजिक दूरता रखनी है, हाथ धोना है, ये सब हमें अब पता हो गया है और सब लोग डरे हुए हैं, सचेत हैं। एक पैनिक का माहौल है। लैंसेट मेडिकल जर्नल की बात इन्होंने कही, मैं आपको बता दूं लैंसेट मेडिकल जर्नल का जो एडिटोरियल है इसे 5 बार मैंने पढ़ा। बहुत सारे आंकड़े हैं जो गलत दिए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है, मैं आपको एक कह दूं। लेकिन जो भी सुझाव दे रहे हैं जो लोग, जहां से IMA हो, लैंसेट में भी 2 अच्छे सुझाव आए हैं। नहीं, 2 अच्छे सुझाव आए हैं, आप मेरी बात सुने। लैंसेट मेडिकल जर्नल से 2 अच्छे सुझाव आए हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन को रैंप अप करने की बात कही और संक्रमण को रोकने की बात कही, लेकिन बहुत आंकड़े हैं जो गलत हैं। मैं बता भी सकती हूं कौन से आंकड़े गलत हैं, अभी समय नहीं है इसलिए नहीं कह सकती हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम हर प्रकार के सुझाव, हर प्रकार के समर्थन और विरोध का स्वागत करती है। तो सुझाव दें, समाधान दें, हम कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि राज्य सरकार भी अपना काम करे और दृढ़ता के साथ करे। डॉक्टर यतिन मेहता, ना सरकार भावनात्मक हो रही है, इस बार परिपक्वता से काम कर रही है और राज्य सरकारें फैसला ले लेंगी। लेकिन यह सिर्फ संक्रमण रोकने की बात नहीं है। जो हमारी व्यवस्था पर दबाव है, लॉकडाउन से क्या वो दबाव भी कम होगा? जो ये मारामारी है बेड्स की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, वो ब्रीदिंग स्पेस भी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि लोग अभी क्या हो रहा है कि किसी एक फैमिली में एक आदमी को कोरोना होता है और वो एक आदमी को घर में रहते हैं और बाकी सारे लोग बाहर घूमते हैं और सारा स्प्रेड हो रहा है इसकी वजह से। तो ये रुक जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन है, आप घर से बाहर ही जा नहीं सकते डॉक्टर्स को या एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। इसलिए इससे चेन तो ब्रेक जरूर होगी। और ये जो बिटर पिल है वो तो अब सॉल्व करनी ही पड़ेगी। अब जो केंद्र राज्य का बीच में जो डिबेट चल रही है, नहीं, ये संजय ढांचे की डिबेट तो खामखा, ये तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने की बात है ना। एक्सपर्ट्स कटिंग अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस, आइडियोलॉजीज, वो वकालत इस बात की कर रहे हैं। और ये लैंसेट पॉलिटिकल नहीं है, ये तो बड़ा रिस्पेक्टेड जर्नल है। कुछ अगर उसमें कुछ नंबर्स गलत हुए तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जो सुझाव दिए वो सही दिए हैं, उनका कोई मैल इंटेंशन नहीं है। वो सब चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है और हम सब चाहते हैं कि ये चेन ब्रेक हो और हिंदुस्तान रिकवरी मोड में आ जाए। इसलिए अगर शॉर्ट 15 दिन का वो हुआ, इकोनॉमी, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट 15 दिन में अगर बंद किया तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। वो ऐसे कुछ नहीं है। वी वर ऑलमोस्ट रिकवरिंग टू 80%। जो हम ये थर्ड सेकंड वेव के पहले जो था, इकोनॉमिक रिकवरी काफी हो गई थी। रोहन गुप्ता और लगेंगे जी। संदीप जी, ये जो मानसिकता है, अभी जो आपने बीजेपी प्रवक्ता ने लैंसेट के बारे में कहा या IMA के बारे में कहा, ये मानसिकता नहीं चल सकती संदीप जी। जो भी आदमी सुझाव देता है उसको आप लीजिए, वो जाने दीजिए। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी कि ऑक्सीजन की किल्लत होने वाली, आप प्लानिंग कीजिए फरवरी में। इनको भी इन्होंने अनसुना कर दिया। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी सरकार ने जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए, उसको भी आपने अनसुना कर दिया। टोटल 94 टाइप के म्यूटेंट्स हैं संदीप जी ये देश में।
4 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, 4,000 से ज्यादा मृत्यु होती है रोज की, और कितनी सीरियस भयावह परिस्थिति होगी। सरकार को सुनना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि पहले लॉकडाउन से हमने सीखा, अरे आपने सीखा होता तो आप वेट नहीं करते, सारी सरकारों को बिठाते साथ में, एक नेशनल पॉलिसी डिसाइड करते, उसमें जेनोम सीक्वेंसिंग की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो या इकोनॉमिक पैकेज की बात हो, सारा आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आप आत्मनिर्भर नहीं छोड़ सकते हैं स्टेट्स को, सबको मिलकर लेना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय आपदा है। और जो लैंसेट ने कहा कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड क्राइसिस, मतलब थोपी हुई, खुद नहीं थोपी हुई क्राइसिस है। क्यों पूरे विश्व में सिर्फ भारत में 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही तो है ही। हमने अगर जनवरी में घोषित कर दिया कि हम जीत गए, हमने कभी यहाँ पे प्लानिंग ही नहीं, तो ये हाल होना ही था। छोड़ दीजिए, हम पास्ट में नहीं जाते, पर अब तो अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। अब तो सबकी सुनिए। एक और फर्क है डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप सेठ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पहली लहर जो थी वो गांव देहात में, असल भारत 2/3 आबादी जहां पर रहती है वहां दस्तक नहीं दी थी। इस बार बहुत ग्रॉस अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। गांव देहात में जो खबरें आ रही हैं वो शॉकिंग है। अब गांव में 40-40, 50-50, 200 लोगों का गांव है, 400 लोगों का गांव है, 50-50 लोगों की मौत के आंकड़े भी आ रहे हैं। और ये क्योंकि आवाजाही पर पाबंदियां नहीं हैं, लोग घर में नहीं ठहर रहे हैं। गलत कह रहा हूं क्या प्रोफेसर सेठ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। मैं वही आपसे कह रहा हूं। मैंने काफी दिन पहले ही ये बात करते हुए कहा था कि ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें जरूर फैलेगा, हो सकता है गांव में दस्तक दे, क्योंकि गांव के आदमी तो बेचारे, वहां तो गांव में तो कोई फैसिलिटीज है नहीं। हमारे गांव में कोई बड़ा इतना बड़ा अस्पताल नहीं है। अब सब लोग कोशिश कर रहे हैं। अब वहां के आंकड़े आ रहे हैं, हमको तो नहीं पता, जो भी अखबार में आता है, जो न्यूज चैनल में आता है, उसी से पता है। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो लैंसेट की बात हो रही थी, वो लैंसेट का में एक आर्टिकल आया है जो ऑस्ट्रेलिया से छपा, उस बेसिस पे लैंसेट वालों ने कहा है। वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए इस समय। बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, किस तरह सेकेंड वेव फैल रहा है, किससे आगे फैलेगा, इसके बारे में सब लिखा है। वो बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उसी की बेसिस पे लैंसेट की रिपोर्ट है। और नहीं, इसमें देखिए, आपने तीसरी लहर की जो बात की डॉक्टर यतिन मेहता, अब देश के वैज्ञानिक सलाहकार, सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन कहते हैं कि तीसरी वेव भी आएगी, वो इमिनेंट है। बाद में थोड़ा तरमीम करते हैं अपने बयान को, कब आएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी हम सचेत गए तो हम उसे डिले कर सकते हैं, या उसकी सिवियरिटी, उसकी गंभीरता को कम कर सकते हैं। तो वो कम कैसे करेंगे? ये तो हम मान रहे हैं ना, अभी तो दूसरी लहर है, तीसरी भी आएगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं क्या हम, या उसकी चेन तोड़ रहे हैं क्या हम? नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। उन्होंने जो पहले कहा था, वक्तव्य दिया था, और उन्होंने बाद में मॉडिफाई किया, जिस वजह से किया वो बात अलग है। लेकिन उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर तीसरी लहर आई और इससे बड़ी लहर आई तो फिर पूरा हम कोई फ्यूचर नहीं है देश का। इसलिए हमें इसी लहर को तोड़ना पड़ेगा, जो मर्जी सख्ती करनी पड़े, सबको साथ में मिलकर करनी पड़ेगी, और सबको साथ में रख के डिसीजन लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये तो नहीं यहां कह पर सकते देखिए, जो एक बात कह रही थी ना सिद्धार्थ, अपराजिता, कि भाई पिछले साल हम तैयार नहीं थे, हमें मालूम नहीं था, अननोन एक एंटिटी थी, एक वायरस आया, कोई सरकार ने तो फैलाया नहीं, ये वैश्विक महामारी थी। पर हमने जो तजुर्बे, जो सबक सीखे हैं, और अब हमें मालूम है हम सेकेंड वेव में हैं, अभी पीक भी कब आएगी, अलग अलग आकलन आ रहे हैं, अलग अलग स्टडीज हैं। एसबीआई कहता है 15 मई तक, आईआईटी की कुछ स्टडीज हैं वो जून तक, कुछ लोग कह रहे हैं जुलाई तक भी चली जाए, और अभी थर्ड वेव भी आएगी। तो हमें मालूम है ये डगर बहुत ही मुश्किल है, कठिन है, कांटों भरी है, तो फैसले तो आज लेने होंगे ना। नहीं तो संदीप, वही बात है ना जो मैम अभी कह रही थी कि एक्सपीरियंस नहीं था उस समय, तो अगर एक्सपीरियंस था तो अगर ये हालत कैसे हो गई, तो इसका मतलब मुझे तो लगता है कि आपने पीछे से भी कुछ सीखा नहीं। और जहां तक बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो अगर आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो आप इकोनॉमी को बचा के करेंगे क्या?
और वैसे भी एक बात हम लोग समझ ले संदीप कि जिस तरह का ये इस समय कोविड की सेकेंड वेव है, जिस तरह से ये जो रीजनल लॉकडाउन हो रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था तो इससे भी इम्पैक्ट हो रही है। हाँ, लेकिन सप्लाई शायद चेन तो टूट रही है। हाँ संदीप, लेकिन भारत सरकार क्या चाह रही है, या जब उनकी मुझे जो मंशा लगती है कि किसी तरह ये समय खिसक जाए, और जैसे आपने एग्जाम्पल दिए कि यूपी में या दिल्ली में जो अब केसेस हैं उनकी जो है दर कम हो गई है, तो एक बार कुछ बड़ी दिल्ली में कम हो गई, यूपी में कम हो गई, तो फिर हमारे पास एक कारण हो जाएगा ये कहने के लिए कि भाई अब तो नेशनल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, तो हम अपनी जरूरत फिर अपनी जिम्मेदारी से दोबारा बच जाएंगे। और देखिए सरकार इस समय, भारत सरकार किसी इकोनॉमिक पैकेज, किसी तरह की जो है आम आदमी आम जन को राहत देने की बात कर रही हो, ऐसा कोई भी उसके अंदर कोई मुझे तो सोच दिखती नहीं है। जो थोड़ा बहुत करना था वो रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते संदीप कर ही दिया है। हाँ, 50,000 करोड़ वो प्रायोरिटी लेंडिंग के लिए जो दिए गए हैं। तो संदीप बेसिकली देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही है कोशिश, किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होल्ड पे ना आए, और साथ ही साथ जो ये कोविड की वेव है ये रीजनल लॉकडाउन से थम जाए, तो हमें छोटा सा कमेंट चाहूंगा अपराजिता, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। सरकार टाइम बाय कर रही है क्या? देखिए हमारे कुछ बंधुओं ने कहा कि कुछ कैश ट्रांसफर्स होने चाहिए, उस विषय में मैं 30 सेकंड में बोल दूं संदीप जी, थोड़ा सबको अवगत करा दूं। आज ही के दिन 8,923 करोड़ 80 लाख जितने भी ग्रामांचल के की संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें प्रेषित की गई हैं, इतने रुपए गए हैं। और दूसरी बात, करीबन 80 करोड़ लोगों को करीबन 26,000 करोड़ रुपए लगेंगे, 2 महीने का अनाज, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। तो ये दोनों बातें हो रही हैं, तो हर तरह, हर दिशा में, हर तरह की बातों को मद्देनजर रखते हुए बड़ी परिपक्वता के साथ, पारदर्शिता के साथ, सबके सुझावों को सम्मान देते हुए केंद्र सरकार निर्णय ले रही है। और ठीक है रोहन, धन्यवाद। 20 सेकंड। मेरा सिर्फ इतना कहना है संदीप जी कि सरकार को नियत साफ रखे, गलतियां हुई है, अब आप उसको मत रोकिए, उसको मत, आप क्रिटिसिज्म से मत डरिए। अब देश को बचाने की जरूरत है, दूसरा वेव हो, तीसरा वेव हो, सबको साथ मिलकर जिम्मेदारी लीजिए। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला था। नहीं, गलतियां नहीं हुई, ये 4 लाख का आंकड़ा क्यों? हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। परिजाती जी, ये गलती नहीं है तो 4,000 लोग कैसे मर रहे हैं? सामूहिक जिम्मेदारी सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है। तो खैर हुई है, और ये महामारी है, ऑक्सीजन तो इसमें सबक भी लेने चाहिए। देखिए नहीं, राजनीतिक तूतू मैं से नहीं जीतेंगे हम। अपराजिता, रोहन, राजनीतिक तूतू मैं से नहीं जीत पाएंगे। सबको एक साथ होना होगा, और जब मुश्किल वक्त आता है तो सख्त भी होना पड़ता है। अब वो जिम्मेदारी कौन लेगा? वो राज्यों की जिम्मेदारी है या केंद्र को अगुवाई करनी होगी? ये फैसला सरकारों को ही, इसीलिए आपको हम चुनते हैं। मुश्किल वक्त में व्यवस्था को दुरुस्त रखें, इसके बारे में सोचिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।